Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this session we are going to read the concept or understand the concept of Ohm's law, class 10 physics. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है। और टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल से लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले। उसी के सब्सक्राइब बटन के बगल में ही आपको एक आइकन दिख रहा होगा बेल का, उसको प्रेस कर ले। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथ्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कुछ मिलते रहेंगे हमेशा, एंड दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम। सो विदाउट लेट अस स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the electric current flowing in a conductor, whatever the electric current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference। इसमें बोल रहा है जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम लोग I से चिल्ड्रन डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक सिंबल दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, और I जो है हमारा वो क्या है? करंट। तो ओम्स लॉ का यही कहना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V के। अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम। इसके अलावा बोला जाता है कि टेम्परेचर और जो अदर फिजिकल कंडीशन होता है कंडक्टर का वो क्या रहता है? सेम रहता है। तो बेसिक यहाँ पे आपका थ्योरम या ओम्स लॉ यही बोल रहा है कि करंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखे, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला बनाने के लिए V इक्वल टू IR लिखते हैं, और R का यहाँ पे क्या है ये हम लोग जानेंगे। R इज व्हाट? R इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, या रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहने का मतलब है कि वो कितना रेजिस्ट करेगा करंट को। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला हुआ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्लास 10 फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। R यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब चलिए हम लोग एक बार इसके ग्राफ की तरफ देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क्स का ग्राफ बनाने भी देता है कि ओम्स लॉ का ग्राफ आप बना के देखिए। तो यहाँ पे आप देखिए ग्राफ लॉ के लिए एक आप एक्स एक्सिस बनाए हो और एक आप वाई एक्सिस बनाए हो। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे आप देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को शो किया गया है, और वाई एक्सिस में करंट को शो किया गया। हम स्लो थोड़ा पढ़ेंगे ताकि कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, थोड़ा सा सुनिएगा तो यू विल लर्न, डेफिनेटली यू विल लर्न। और ये जो स्लोप है ये आपका शो कर रहा है VI के रिलेशंस को। ठीक है, अभी स्लोप क्या है इसमें उसके बारे में हम लोग नीचे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो VI का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, एक बार सा क्वेश्चन में आप स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो, क्योंकि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज व्हाट? नो, रेजिस्टेंस इज व्हाट? तो यहाँ पे आप देखोगे रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। ये क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है किसका? कंडक्टर का। टू अपोज, जो अपोज करता है किसको? फ्लो ऑफ चार्ज को। जो चार्ज फ्लो करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर में, तो ये क्या करता है? उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज का अपोज करता है, मतलब उसको रोकता है। ठीक है, रेजिस्ट करता है, अपने आप में बर्दाश्त करता है। तो दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर।
आर इक्वल टू हम लोग वी बाई आई का रिलेशन इसमें शो कर सकते हैं, आर इक्वल टू वी आई, क्योंकि v इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, आई आर होता है। v इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं आई आर, तो यहाँ पे जब v इक्वल टू आई आर आप लिखते हो तो r इक्वल टू वी बाई आई भी लिख सकते हो, तो ये एक रिलेशन रेजिस्टेंस का आ गया, ओम्स लॉ से ही है। SI यूनिट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा पूछता ही है कि रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या है, तो ओम होता है, ठीक है। 1 ओम की डिफिनीशन को अब हम लोग पढ़ेंगे, 1 ओम भी हमेशा आता है एग्जाम में। तो 1 ओम का मतलब देखिए सिंपल, देखिए तो 1 वोल्ट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट across the end of the conductor makes a current of 1 ampere to pass through it. मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर का पास करेगा किसी भी कंडक्टर पे, दैट इज नोन एज 1, ठीक है। 1 ओम मतलब 1 पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 होगा और करंट फ्लोइंग जो होगा वो भी 1 एम्पियर होगा। तो ये डेफिनेशन को आप लोग पढ़ ले, इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। Resistance of a conductor does not depends on potential difference. Resistance जो होता है कंडक्टर का वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब R जो है V पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसका हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर फ्रॉम ए ग्राफ बिटवीन V एंड I। यहाँ पे देखिए हम लोग स्लोप को निकालेंगे। अगर x एक्सिस में आप पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहे हो तो y एक्सिस में आपका करंट है, ये आपका स्लोप है, ठीक है, रेजिस्टेंस का। तो स्लोप ऑफ V एंड I ग्राफ इक्वल टू रेजिस्टेंस, तो स्लोप इक्वल टू होगा फिजिकल क्वांटिटी इन y एक्सिस पे क्या है एंड बाय फिजिकल क्वांटिटी इन x एक्सिस। तो y एक्सिस में आपका I था और x एक्सिस में आपका V था, तो इक्वल टू ये आप देखिए क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई वी बाई आई, ठीक है। तो v बाई आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r के रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आपका एक और ग्राफ है, सेकंड केस है, यहाँ पे हम लोग v को यहाँ कर दिए और i को यहाँ कर दिए, तो स्लोप v बाई आई इक्वल टू r हो जाएगा, तो यहाँ स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r। तो ये दोनों पॉइंट है, एक केस है जो आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार देख के चले जाना, मे भी क्वेश्चन आए तो आप इसको कर लेना, एक बार डायरेक्टली एक बार इनवर्सली। नाउ कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, किस वजह से रेजिस्टेंस होता है, उसका क्या वजह है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये किसका अपोज करता है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये अपोजिशन क्यों होता है, आप बोलोगे कि रेजिस्टेंस किस वजह से होता है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है उसका अपोज किया जाता है। किस वजह से अपोज होता है यहाँ पे, तो ड्यू टू कॉलिजन विथ अनदर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन में आने की वजह से देयर इज अपोजिशन टू द फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में अपोज नहीं हो पाते हैं, और आयंस इन ए कंडक्टर। दिस इज द बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको भी करके आप लोग जाइए। फैक्टर्स अब देखते हैं ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब वो कौन कौन सा फैक्टर, जैसे क्वेश्चन में आता है व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, मतलब कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो है आपको 2 मार्क्स 1 मार्क्स जो भी है, तो कंडक्टर का जो लेंथ है उस पर डिपेंड करता है, दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि रेजिस्टेंस ऑफ ए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है चिल्ड्रन, इसको ध्यान से सुनोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर से कहीं भी देखिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता रहता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के लेंथ, जिसको हम लोग दिखाते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L।
इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे रेजिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो लेंथ भी लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का। दूसरा जिस पे फैक्टर जिसमें रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड करता है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर का भी कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, लेकिन अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो यहाँ ध्यान से याद रखना कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेचर ऑफ द मटेरियल की बात करें तो सबसे ज्यादा इंसुलेटर है, देन सेमीकंडक्टर है, देन रेजिस्टेंस किसका है, कंडक्टर का। टेम्परेचर ऑफ द थर्ड जो फैक्टर इसमें रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है कंडक्टर के टेम्परेचर का। इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस। टेम्परेचर का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इट इंक्रीजेज विथ इन इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस, है ना। टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट, है ना, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। नाउ कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, है ना। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है कंडक्टर का, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए या समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल का। ये हम लोग सब अभी पढ़े कि रेजिस्टेंस है, जैसे ये मान लो आर, ये हमारे पास आर अगर है तो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एल के। ये हम जानते हैं। और आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये दोनों रिलेशन से अगर हम लोग देखें इक्वेशन 1 और 2, थोड़ा सा धुंधला है तो मैंने लिख दिया है, चलो, कि आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के हो गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए का। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं, दैट इज रो। इसी रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो इसका पूरा अगर रेजिस्टिविटी आप निकालोगे तो क्या फॉर्मूला होगा, आर और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आर ए से मल्टीप्लाई होकर एल नीचे चला जाएगा, हाँ। तो अगर हम यहाँ पे एरिया 1 कर दे और लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी 1 कर दे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 कर दे और कंडक्टर का लेंथ भी 1 कर दे, तो यहाँ रिलेशन रो इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी हो जाएगा। सो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ। रेजिस्टिविटी कंडक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, कितना लेंथ, यूनिट लेंथ, एंड यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ भी होगा, एरिया भी यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एसआई यूनिट भी एग्जाम में पूछता है तो इसको पढ़ के जाइएगा। ओम मीटर होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, जबकि रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है ना। जैसे फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड था, उसी तरह अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स। यहाँ देखिए, पहला है रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ता है। तो नेचर ऑफ मटेरियल यहाँ भी वही है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। ये भी थोड़ा रिलेशन पढ़ के जाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड के चिल्ड्रन। नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। अब आपके घर पे अगर इलेक्ट्रिक हीटर का यूज होता है तो आप देखते हैं, या फिर अभी ठंड चल रहा है तो ठंड में आप इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करते हैं चिल्ड्रन, है ना। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हीट निकलता है ना, जिससे हम लोग तापते हैं, या फिर हम लोग ठंड के दिनों में, जैसे अभी ठंड में हम लोग उसको खाना पकाने में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। एंड रूम को गर्म रखने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर का। तो
तो उसके अंदर आप देखते होगे कि एक वायर लगा होता है ना, वायर लगा रहता है। वो वायर किस चीज का बना रहता है, कौन सा मेटल रहता है, तो दैट इज नोन एज निक्रोम बोलते हैं वायर, निक्रोम वायर होता है मेटल। क्यों उसको यूज करते हैं, बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या फिर आयंस को। क्यों करता है, ड्यू टू द कॉलिजन विथ अनदर मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे आप लोग देखिए ऊपर में भी हम लोग पढ़े थे, है ना, काउज ऑफ रेजिस्टेंस में नीचे अभी आके हम लोग दिखाए थे आप लोग को, है ना। ये देखिए कॉलिजन विथ अनदर इलेक्ट्रॉन्स और आयंस इन ए कंडक्टर। तो इस वजह से इसका रेजिस्टेंस जो है काफी हाई होता है, किसका, निक्रोम वायर का। ठीक है, तो निक्रोम वायर याद रखिए, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स में भी रहता है, बताया गया होगा आपको कि इलेक्ट्रिक हीटर में जो हम लोग कॉइल यूज करते हैं, जो तार का यूज करते हैं, वो निक्रोम वायर होता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। कॉर्ड कनेक्ट वायर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, जिससे कनेक्शन करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर का जो कॉर्ड का, वो किससे बना होता है, कॉपर से और एल्युमिनियम से। क्यों कॉपर और एल्युमिनियम का यूज किया जाता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस लो होता है। अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो गर्म होकर तार जल जाएगा, है ना। उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, therefore it does not get heated। रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम होगा, लेकिन रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा देगा। बस इतना याद रखना कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगा तार, रेजिस्टेंस कम होगा तो कम तार कम हीट होगा। इसीलिए इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में रेजिस्टेंस कम रेजिस्टेंस वाला हम लोग यूज़ करते हैं। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब आप देखते हो जो आप घर पे उस किससे बना होता है, टंगस्टन से, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तभी ना थोड़ा देर में जलेगा। तो इसका आप प्रॉपर्टी जरूर याद रखें कि इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, अभी इतना ही रहेगा चिल्ड्रन, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करके देखेंगे क्योंकि चिल्ड्रन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर द लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कमेंट में जरूर बताएं, कुछ भी आपको क्लियर होगा कंसेप्ट तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि हाँ वीडियो कैसा है। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच।